नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने चैनल के माध्यम से छंद की प्रक्रिया के बारे में सीखा था, आज हम उन छंदों में चलने वाले कौन कौन से छंद होते हैं उनके बारे में सीखेंगे और उन छंदों के अंदर कैसे गण बनाया जाता है उनके बारे में सीखेंगे और कौन से छंद की किस तरीके से राग होती है उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग आज अपना एक टॉपिक लेते हैं और हमारे पास में छंद से संबंधित आज का पहला टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, मात्रिक छंद। कौन सा छंद है दोस्तों? मात्रिक छंद। देखिए दोस्तों, दो छंद होते हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद और एक होता है दोस्तों वार्णिक छंद। अर्थात मात्रिक छंद के अंदर तो मात्राओं की गणना की जाती है और वार्णिक छंद के अंदर वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित आज हम लोग पहला पॉइंट ले रहे हैं मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद के अंतर्गत दोस्तों एक छंद जो होता है वो ही माना जाता है और उस छंद का नाम है आर्या। उस छंद का नाम क्या है दोस्तों? आर्या छंद। अर्थात दोस्तों अपने को ये ध्यान रखना है, अर्थात इंपॉर्टेंट चीज है कि मात्रिक छंद किसे माना गया है दोस्तों? आर्य छंद। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य छंद को कहते हैं मात्रिक छंद ही कहते हैं। ओनली फॉर मात्रिक छंद में चलने वाला एक ही छंद कौन सा होगा? आर्य छंद कहलाता है। किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन मात्रिक छंद जो होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? अपने पास में आर्य छंद होता है। अब देखिए दोस्तों, आर्य जो छंद है, इस आर्य छंद के अंतर्गत अब देखिए दोस्तों, छंद की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले हम लोग एक सामान्य सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक जो श्लोक होता है उस श्लोक के अंदर 4 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं दोस्तों? 4 पाद होते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि गेय है, पाद है, चतुर्थो अंश है। अर्थात गेय है, पाद है, चतुर्थो अंश है। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक पाद में 4 अंश होते हैं। प्रत्येक अंश में 4 पाद होते हैं, अर्थात प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास में एक ऐसे शब्द लिखा हुआ आया, अभी तक मैंने केवल लाइन के माध्यम से सिद्ध किया है, लेकिन मान लीजिए यहां से एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहां पे श्लोक ही लिखूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसा हमारे पास में है। इसके जस्ट आगे एक ऐसा विराम लगा हुआ होगा, उस विराम को दोस्तों हम लोग कहते हैं यति। यति विच्छेद है संगीता, इसको कहते हैं यति विच्छेद है संगीता। अर्थात यहां पर एक यति होती है दोस्तों। यति शब्द का अर्थ होता है विराम। यति शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विराम। विराम का मतलब हो गया कि हमें एक पाद बोलेंगे, उस पाद को बोलने के बाद में अपने को पल भर के लिए वहां पर रुकना होगा, आराम करना होगा, पल भर के लिए वहां पर रुकना होगा। दोस्तों ये हुआ प्रथम पाद। ऐसा ही हमारे पास में सेकंड, जैसे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुष सखा त्वमेव, उसके बाद में एक ऐसा डॉट लगा हुआ होता है। इसका मतलब हमारे पास में एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अर्थात ये एक लाइन पूरी ऐसे लंबी लिखी हुई आती है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग पाद के माध्यम से सीख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा हमारे पास में आया, जहां पर यति होती है वो एक पाद होता है। उसके बाद में जो आगे आया, उसके बाद में हमारे पास में ऐसा जो विराम होता है वहां पर द्वितीय पाद हो गया। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में ऐसा तीसरी लाइन लिखी हुई होगी, अर्थात तीसरा पाद लिखा हुआ होगा, उसके पास में एक विराम लगाया हुआ होगा। और उसके बाद में चौथी लाइन लिखी हुई होगी, वहां पर ऐसे 2 लाइनें लिखी हुई मिलेगी अपने को, अर्थात वहां पर जाकर के वो श्लोक रुक जाता है। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पाद। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि एक श्लोक के अंदर कितने पाद होते हैं दोस्तों? 4 पाद होते हैं। और उनके मध्य में आने वाला ऐसा जो चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? यति कहते हैं, उसे विराम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो श्लोक होते हैं इन श्लोकों को राग के माध्यम से बोला जाता है, राग के माध्यम से उच्चारित किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है। इसी कारण से
ये जो छंद होते हैं, इन छंदों के माध्यम से ही संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, संस्कृत के जैसे कि कविताएं होती हैं, उन कविताओं का वाचन किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने। जैसे कि दोस्तों एक छंद चलता है पंचचामरम। पंचचामरम एक छंद चलता है, उसकी राग होती है, जैसे कि हम लोग राग की बात कर रहे हैं तो राग, उसकी राग होती है जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पंचचामरं सुरद्र मूल मंडपे विचित्र रत्न निर्मिते लशद्वितान भूषितं सलील विभ्र मालसम सुरांकना बवल्लवीकर प्रपंच चामरम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में श्लोकों के राग होते हैं, उन रागों के आधार पर हम लोग इनको बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यूट्यूब पर और अनेक माध्यमों से हम लोग उसको सुनते हैं और उनको सुनकर के हम लोगों को आनंद भी आता है। जैसे कि अपने पास में नेक्स्ट निकल करके आए, जटाटवी गलय जलय प्रभा विलंबित स्थले भुजंग तुंग मालिकम। ऐसे जो हमारे पास में निकल करके आते हैं। इनके अलावा जैसे कि हम लोग जैसे कि श्लोकों को सुनते हैं, राग जो होती है वो राग निकल करके आती है हमारे पास में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस प्रकार से ये रागें निकलती है। अर्थात ये जो राग, लय, यति, गति, इन सब का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो कहाँ पर किया जाता है? छंद के अंतर्गत किया जाता है। और हमारे पास में पहला छंद निकल करके आया मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में पहला कौन सा है अपने पास में? आर्य छंद, अर्थात एक मात्र चलने वाला छंद। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आर्य छंद की जो प्रक्रिया है उसके बारे में सीखना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आर्य छंद जो है, इस आर्य छंद का लक्षण, सबसे पहले हम लोग लक्षण निकालते हैं और इस छंद का लक्षण होगा, ठीक है दोस्तों, इसका लक्षण निकल करके आता है यस्या पादे प्रथमा द्वादश, यस्या पादे प्रथमा द्वादश मात्रस्तथा तृतीये अपि। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आता है, ठीक है दोस्तों, ये एक लाइन में लिखे हुए हैं, अपने पास में यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं इसके आगे लिखने की। यस्या पादे प्रथमा द्वादश मात्रस्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्याः, ये अवग्रह चिन्ह लगा करके हम सीधा लिख लेते हैं सार्याः। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में आर्य छंद, और इस आर्य छंद के अंतर्गत हमारे पास में इसका लक्षण निकल करके आता है, और वो लक्षण होगा यस्या पादे प्रथमा द्वादश मात्रस्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्याः। ठीक है दोस्तों, दोबारा से अपन लोग देखते हैं इसके अंतर्गत, और हमारे पास में निकल करके आता है इसका लक्षण यस्या पादे प्रथमा द्वादश मात्रस्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्याः। अब देखिए दोस्तों, ये जो छंद निकल करके आया, अब इस छंद में हमें पहचान करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब पहचान कैसे करनी है, अब उसके बारे में अपने को सीखना है। अब देखिए दोस्तों, इस छंद के अंतर्गत हमारे पास में बताया गया है कि यस्या पादे प्रथमा द्वादश, अर्थात यहां पर हमारे पास में है कि यस्या पादे प्रथमा द्वादश, अर्थात यस्या जिसमें या जिसके, पादे पाद में
प्रथमा यानी कि प्रथम पाद में, अर्थात जैसे कि मान लीजिए अपने पास में ऐसा एक कोई श्लोक आ गया, ठीक है दोस्तों, ऐसा हमारे पास में एक श्लोक है। एक श्लोक के अंदर कितने पाद होते हैं? 4। जैसे कि हमारे पास में आ गया पहला पाद, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 पाद आ गए दोस्तों। तो ये श्लोक कहता है कि यस्या पादे प्रथमा द्वादश, यानी कि जिस श्लोक के प्रथम पाद में, पादे का मतलब हो गया पाद, प्रथमा का मतलब हो गया प्रथम पाद, द्वादश का मतलब हो गया दोस्तों 12, यानी कि ये कहता है कि वह श्लोक जिसके प्रथम पाद में कितने वर्ण हो, क्योंकि ये मात्रिक छंद है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास में आ गया प्रथमा द्वादश, अर्थात द्वादश का मतलब कितने हो गए दोस्तों? 12, अर्थात प्रथम जो पाद होगा उस प्रथम पाद के अंदर हमारे पास में कौन सा होगा दोस्तों? 12 वर्ण होते हैं, अर्थात 12 वर्णों के बाद में क्या होगी दोस्तों? पहली यति होगी। उसके बाद में मात्रस तथा तृतीय अपि, ऐसी ही मात्राएं तृतीय अपि, अपि का मतलब होता है भी, अर्थात तीसरे में भी। तो देखो दोस्तों तीसरा ये आ गया, तो तीसरे में भी कितनी मात्राएं होगी? 12 मात्राएं। तीसरे में भी कौन सी मात्रा होगी दोस्तों? 12 मात्रा होगी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में अष्टादश द्वितीय। देखिए दोस्तों द्वितीय, द्वितीय का मतलब हो गया दूसरा, अष्टादश, अष्टादश का मतलब कितने हो गए दोस्तों? 18, अर्थात दूसरे में कितनी मात्राएं होगी, अर्थात कितने मात्राएं निकल करके आएगी? 18। उसके बाद में देखिए दोस्तों चतुर्थ के चौथे में पंचदश, पंचदश का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 15, अर्थात ये जहां पर भी होंगे, एक जो श्लोक होगा उस श्लोक के अंदर 12 वर्णों पर यति होगी, 18 पर यति होगी, फिर 12 पर यति होगी, फिर 15 पर यति होगी, तो उसे कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों? आर्य छंद कहते हैं। उसे अपन कौन सा छंद कहेंगे दोस्तों? आर्य छंद कहते हैं। तो इस आधार पर हमारे पास में इसकी परिभाषा बनती है, और इसकी परिभाषा बनेगी अपने पास में, अपन इसका अर्थ लिखें या परिभाषा, दोनों एक ही चीज है दोस्तों। यह बनता है कि वह श्लोक या श्लोक ने लिख करके अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह छंद जिसके प्रथम पाद में 12 वर्ण, द्वितीय पाद में कितने दोस्तों? 18 वर्ण, तथा तृतीय पाद में 12 वर्ण, व चतुर्थ पाद में 15 वर्ण हो तो उसे आर्य छंद कहते हैं। आर्य छंद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका श्लोक का अर्थ मान सकते हैं अपन लोग, परिभाषा भी मान सकते हैं। और यह परिभाषा कहता है कि वह श्लोक या वह छंद जिसके प्रथम पाद में तो कितने वर्ण हो? 12 वर्ण, अर्थात 12 वर्ण लिखे हुए मिल जाए और उनके बाद में क्या हो? यति आ जाए। द्वितीय पाद में कितने वर्ण दोस्तों? 18 वर्ण पे जाकर के यति। तृतीय पाद में कहां पर? 12 वर्ण पे यति हो जाए, और उसके बाद में चतुर्थ पाद है, यानी कि चतुर्थ पाद में कितने वर्णों पर यति हो दोस्तों? 15 वर्णों पर यदि यति होती है तो उसे हम लोग कौन सा छंद कहेंगे दोस्तों? आर्य छंद कहते हैं। उसे कौन सा छंद कहेंगे दोस्तों? आर्य छंद कहेंगे। क्लियर दोस्तों? ये थी हमारे पास में आर्य छंद का लक्षण और परिभाषा। तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम लोग इसका लक्षण उदाहरण लेकर के और इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो ये था हमारे पास में आर्य छंद और उसका लक्षण। अब अपने को याद रखना है कि प्रथम पाद में 12, द्वितीय पाद में 18, तृतीय पाद में 12 और चतुर्थ पाद में 15 वर्ण होते हैं, अर्थात ये मात्राएं हमारे पास में निकल करके आएगी। अब देखिए दोस्तों, ये पहचान कैसे करें और किस तरीके से हम लोग इसको सीखें, अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पर
सीखते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक श्लोक लेते हैं और उस श्लोक को यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर अपन लोग, और वो होगा दानम भोगो नासः। कोमा लगा दिया दोस्तों मैंने। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यति हो गई। क्या हो गई, यहाँ पर यति हो जाती है। पहला निकल कर क्या आया, दानम भोगो नाशः। उसके बाद में आता है दोस्तों तीस्त्र गति भवन्ति। तीस्त्र गतयो भवन्ति वित्तस्य। तीस्त्र गतयो भवन्ति वित्तस्य। देखिए दोस्तों यहाँ पर आधा तय है, ध्यान रखना है अपने को। ये हो गया दोस्तों एक लाइन कंप्लीट, यानी कि दो पाद हमारे पास में कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आता है दोस्तों अपने पास में यो न ददाति। यो न ददाति भुंक्ते। यो न ददाति भुंक्ते। यो न ददाति न भुंक्ते, ऐसा होगा दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में तस्य तृतीया गतिर्भवन्ति। उसकी तीसरी ही गति हो जाती है, ठीक है दोस्तों। यहां पर अपने पास में एक यति होगी। मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास में एक श्लोक निकल करके आया और इस श्लोक के अंतर्गत हमारे पास में अब पहचान कैसे करें कि इसके अंदर आर्य छंद है। तो दोस्तों प्रथम पाद में कितने, 12 वर्ण, द्वितीय पाद में 18, तृतीय पाद में 12 और चौथे पाद में 15 वर्ण होते हैं। अब निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों जब हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा था या वीडियो को हम लोगों ने देखा था, तो उस समय मैंने आपको गण व्यवस्था बनाना आप लोगों को सिखाया था। उसमें क्या था दोस्तों, जो लघु जो वर्ण होते हैं उन लघु वर्णों के लिए हम लोग लिख रहे थे 1, और जो गुरु जो वर्ण होते हैं उस गुरु वर्ण के लिए अपन लोग लिख रहे थे S। लेकिन दोस्तों ये चलते हैं वार्णिक छंदों के अंतर्गत ये प्रक्रिया 1 और S की, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रिक छंद। तो दोस्तों अपने को ध्यान रखना है कि यदि लघु यानी कि ऋश्व मात्रा जो होगी उसके तो लिए लिखेंगे दोस्तों अपन 1, और गुरु जो होंगे उस गुरु के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे दोस्तों 2। हिंदी वाले जो 2 होते हैं उन हिंदी वाले 2 को अपन लोग इंकित करेंगे गुरु मात्रा के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये हमारे पास में एक श्लोक निकल करके आया। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग खंडन करते हैं, इसका हम लोग वर्णों को संयोजित करते हैं। तो दोस्तों देखिए द के अंदर कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। आ की मात्रा यानी कि गुरु, गुरु होते ही अपन लोग क्या लिखते हैं दोस्तों S, और S के स्थान पे अपने को क्या लिखना है 2, हिंदी वाले 2 लिखना है अपने को। अब देखिए दोस्तों न के ऊपर क्या है अनुस्वार। अब देखिए दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी कि जब कभी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर यदि अनुस्वार हो तो उस वर्ण को हमेशा दीर्घ माना जाता है। तो दोस्तों दीर्घ मानेंगे यानी कि गुरु मानेंगे, गुरु मानेंगे तो दोस्तों क्या लिखेंगे S के स्थान पे क्या लिखना है 2। ये जो 2 की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आर्य छंद में ही करना है, आगे आने वाले छंदों में नहीं करना होगा। अब इसके आगे देखो दोस्तों भो यानी कि कौन सा स्वर हो गया दीर्घ स्वर यानी कि गुरु स्वर। गुरु के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों 2, यहां पर भी गुरु तो क्या लिखेंगे दोस्तों 2। यहां पर आ की मात्रा दीर्घ यानी कि आ की मात्रा दीर्घ आ गई तो यानी कि गुरु आ गया तो क्या लिखेंगे 2। अब देखिए दोस्तों स के साथ में क्या लगा हुआ है विसर्ग। अब देखिए दोस्तों मैंने नियम बताया था कि जब कभी भी किसी भी वर्ण के साथ में विसर्ग लगा हुआ हो तो उस वर्ण को हमेशा ही गुरु माना जाता है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुरु, गुरु होगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों 2 लिखेंगे। अब दोस्तों इसको जोड़िए, टोटल कीजिए 2 और 2 4, 4 2 6 2 8, 8 4 12, यानी कि प्रथम जो लाइन आई उस प्रथम लाइन के अंदर कितने वर्ण निकल करके आए दोस्तों, कितनी मात्राएं निकल करके आई 12। यानी कि ये कह रहा था कि यशा पादे प्रथमा द्वादश, प्रथम पाद में कितने होने चाहिए 12 वर्ण होने चाहिए। तो दोस्तों 12 वर्ण निकल करके आ गए।
सेकंड दोस्तों, अब देखिए दोस्तों सेकंड निकल करके आया और वो कहता है कि जैसे कि तीसर, अब देखिए दोस्तों त के आगे आधा स है, ये आधा स वर्ण आकर के इसमें मिलेगा, अर्थात अर्ध व्यंजन वर्ण हमेशा पूर्व वाले वर्ण में आकर के मिल जाता है, तो दोस्तों क्या बन जाता है, गुरु, गुरु बनेगा, तो क्या लिखेंगे, दो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में आधा व्यंजन वर्ण था, इसके साथ में क्या लग गया, विसर्ग। अब कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसके साथ में विसर्ग लगा हुआ हो तो वो वर्ण क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है। अब देखिए दोस्तों एक एक, यानी कि ये दोनों लघु थे तो दोनों के लिए एक एक, उसके बाद में दोस्तों गुरु एक। देखिए दोस्तों वह के आगे क्या आ गया, व्यंजन वर्ण, तो पूर्व में आकर के जुड़ेगा, पूर्व में आकर के जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, गुरु। इसके बाद में एक। अब देखिए दोस्तों आधा तय, ये इसमें आकर के मिल जाएगा तो दो, यहाँ पर भी आएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, दो, और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, एक। अब इसका टोटल करते हैं, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए दोस्तों कितने वर्ण आए, 17, जबकि कितने चाहिए थे, 18। तो दोस्तों मैंने आपको नियम बताया था कि अंतिम यदि वर्ण ऋस्व हो तो, लघु हो तो उसे आवश्यकता अनुसार उसे क्या बनाया जा सकता है, गुरु बनाया जा सकता है। तो देखो दोस्तों सेकंड नंबर पे हमारे पास में इसको एक गुरु मान लिया गया, तो फिर क्या बन गया हमारे पास में 18 वर्ण। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट लाइन को अपन लोग चेक करते हैं। देखिए दोस्तों दीर्घ मात्रा गुरु, तो 2 1 1 2 1, उसके बाद दोस्तों एक, ये अर्ध व्यंजन वर्ण इसमें आकर के मिल जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2, एक की मात्रा गुरु है तो क्या कहाँ बन जाएगा, 2। इसको टोटल करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों देखो तीसरा जो पाद है उस तीसरे पाद में कितने वर्ण है दोस्तों हमारे पास में, 12। तो देखिए दोस्तों प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तीसरे पाद में कितने आए, 12। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, आधा स है, पूर्व में आकर के मिल जाएगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, गुरु। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर यह, इसके आगे कोई व्यंजन वर्ण छुपा हुआ नहीं है तो इसका मतलब एक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, एक। उसके बाद में हमारे पास में आ गया एस का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर गुरु, बड़ी ई की मात्रा है, आ मिल गया तो यानी कि गुरु होगा तो दोस्तों 2। इसके बाद में एक, ये रै की मात्रा इसमें आकर के मिल जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगा, गुरु। उसके बाद में एक, ये नया आकर के इसमें मिल जाएगा तो गुरु, और यहाँ पर एक। अब इसका टोटल करते हैं दोस्तों, अपने पास में आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और कितनी आ गई दोस्तों, 15 वर्ण यहाँ पर निकल करके आ जाते हैं। तो अंतिम जो था वो अंतिम देखिए दोस्तों कितने निकल करके आए, 15 वर्ण निकल करके आए। तो दोस्तों प्रथम पाद में कितनी आए, 12, द्वितीय पाद में 18, तृतीय पाद में 12 और चतुर्थ पाद में 15। तो दोस्तों 12 18 12 15 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इस श्लोक के अंदर, इस उदाहरण के अंदर कौन सा छंद हुआ दोस्तों, आर्य छंद होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारे पास में चलने वाला आर्य छंद। और आर्य छंद जैसे कि इसका लक्षण था, यशपादे प्रथमः द्वादश मात्रस्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्यः। और इसका श्लोक बनता है, उदाहरण है, दानं भोगो नाशः तिस्रगतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला आर्य छंद, और आर्य छंद से संबंधित यहाँ पर लक्षण और किस तरीके से निकाला जाता है वो भी हम लोगों ने इसको सीखा है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम के अंतर्गत तो अपने को ध्यान रखना है कि आर्य छंद के प्रथम पाद में कितने वर्ण होते हैं, 12, आर्य छंद के द्वितीय पाद में 18, तृतीय पाद में 12, 15 चतुर्थ पाद में 15 वर्ण होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन निकल करके आ सकता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य छंद के प्रथम पाद में कितने वर्णों पर यति होती है, कितने वर्णों पर यति होती है। तो कितने वर्णों पर यति होती है दोस्तों, 12 वर्णों पर यति होती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला छंद। यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद।